आज आप लोगों को समास चल रहे हैं, हिंदी का एक पार्ट है समास, उस समास को पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे समास के लिए आप जानिए, एक शाब्दिक अर्थ दो शब्दों के मेल या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आपको मैंने संधि पढ़ाया था, एक वीडियो बनाया था, डबल वीडियो बनाया था उसमें, और उसमें बताया था दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं बेटा लोग? उसको कहते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब जैसे दो शब्द है, तीन शब्द है, उनको मिलाकर संक्षिप्तीकरण जब करके एक कोई स्पेशल शब्द बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आज आपको समास की विस्तृत जानकारी देने चल रहे हैं। समास की कुल संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, थोड़ा सा जानबूझ के लिख दिए हैं जिससे आसानी से आपको कम समय में अधिक से अधिक बातें समझाया जा सके। यहाँ पे आपका समास दिया है 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार से और भी होते हैं लेकिन मुख्य 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप पहले ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका एक है अव्ययी भाव समास। अब इन समास को पढ़ने के पहले आप एक जानिए, इसमें दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक दूसरा पद। प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। तो सभी को शुरू करने के पहले आपको बताना चाहते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद ये दो पद होते हैं। अब इसमें कौन किसमें प्रथम पद कभी कभी परीक्षा में आ जाता है, कौन सा ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद की प्रधानता है? तो आप जानिए अव्ययी भाव समास ऐसा है जहां प्रथम पद की प्रधानता है। बाकी आपके ये जो तत्पुरुष है, ये तत्पुरुष में द्वितीय पद की प्रधानता, कर्मधारय में भी द्वितीय पद की प्रधानता, द्विक समास में भी द्वितीय पद की प्रधानता, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर तो लिखे ही थे। और द्वंद्व समास में दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता होती है। जैसे राम और श्याम, राम भी एक प्रधान पद है, श्याम भी एक प्रधान पद है, जैसे दिन और रात बताने वाले हैं उधर। अब यहाँ पे और अगला होता है आपका, यहाँ कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, अर्थात यहाँ पे एक कोई तीसरा पद आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसमें तीसरा पद प्रधान है, तो तीसरा पद वैसे तो द्वय पद होता है, लेकिन जब दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई उत्पत्ति हो के एक नया शब्द बनता है, नया पद तैयार होता है, उसे तृतीय पद के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पे बहुव्रीहि समास में तृतीय पद अर्थात तृतीय पद की प्रधानता है, अर्थात किसी पद की प्रधानता नहीं है। अब चलते हैं समास की विस्तृत जानकारी देने। यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के जो शब्द होंगे उन शब्दों में उपसर्ग जैसा व्यवहार करेगा। क्या व्यवहार करेगा? यथा, यावत, आ, प्रति, भर, हर, अनु, ये इस तरीके जैसे आपका है अनुचर, जैसे यथासंभव, इस प्रकार के जो भी आपके शब्द है, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक। अब इसमें आप जान रहे हैं प्रत्येक का मतलब है इसमें प्रति लगा होगा। इसी तरीके से आपका जैसे आजन्म, आजन्म, यथावत, इसी तरीके का आपका यथा यावत या यथा संभव कर दीजिए, इसे और अच्छे शब्द मिल जाएंगे आपको। यथा संभव अर्थात जब प्रत्येक प्रति इसमें है, यथा संभव ऊपर लिखे भी थे हम, आजन्म, यथा यावत, यथा संभव, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र आया ना, अर्थात ऐसे शब्द आए तो उसे हमें क्या सोच समझना चाहिए? वो हमारा क्या है बेटा लोग? अव्ययी भाव समास है। और जब समास दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संक्षिप्तीकरण कहते हैं या संक्षिप्त कहते हैं। और जब इसी समास को हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, जैसे यथाधन संभव, तो अब क्या हो जाएगा? यथा संभव को आपने अलग अलग कर दिया, अर्थात जो संभव हो ऐसी बात करते हैं। तो ऐसे को जहां विग्रह कर दे उसे समास विग्रह कहा जाता है। प्रत्येक में प्रतिधन एक से बना है, आपको आप पता है। आजन्म में आधन जन्म से बना है। इस तरीके के वाक्य जब आपके सम्मुख आए
तो आप उसे समझिए कि वो क्या है बेटा लोग, वो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे अनुसार, अनुसार का मतलब जैसा सार है वैसा। अनुसार का अर्थ क्या है, जैसा सार है वैसा। मैंने आपको पहले ही बताया अनुसार शब्द बोले थे। अनुसार का मतलब जैसा सार है वैसा। इसी तरीके से एग्जाम्पल में जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक दिन। अब यहाँ पे प्रत्येक दिन मतलब उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हर दिन, है ना। इसी तरीके से प्रत्येक आपका दिया है, प्रत्येक का मतलब हर एक। प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक। इस तरीके से आपका है आजन्म का मतलब कहते हैं मैं आजन्म आपके साथ रहूंगा, अर्थात जन्म से लेकर आगे की बात कर रहे हैं, जन्म से लेकर, ये आपका क्या हो गया बेटा, जन्म से लेकर, यहां लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से अनुसार, अनुसार का मतलब आपको बताए कि जैसा सार है वैसा। जैसे आमरण, आमरण का अर्थ होता है मरण तक। आमरण, आमरण का मतलब मरण तक। ऐसे शब्दों को आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द बेटा लोग होता है, ये शब्द आपका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ ये है, यथा, यावत, आ, प्रति, भर, हर, अनु, ये सब शब्द जहां मिलेगा वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अब आता है आपका अगला समास, तत्पुरुष समास। आप लोग जानिए जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास को कुल कई भागों में, 7 भागों में बांट दिया गया है। अर्थात आपका कर्ता ने कर्म को इस तरीके से आपका होता है, लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कैसे जानेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का मतलब एक हमारे भाषा में समझिए, जिसका समास विग्रह सीधा हो, ये सीधा हो। थोड़ा सा ये मेरा शब्द है, मैं अपने से ट्रिक जैसा बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसको आप देख के डायरेक्ट बता देंगे। जिसमें सीधा हो मगर ये सब शब्द जुड़े हों, जब ये सब शब्द आपके जुड़े होंगे तो अब आप जानिए कि वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। लेकिन अगर ये सब शब्द नहीं है और सीधा दिखाई पड़ रहा है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण का शाब्दिक अर्थ है करुणा से भरा हुआ या करुणा से पूर्ण। अब देखिए करुणा से पूर्ण सीधा सीधा जा रहा है, जब सीधा सीधा, ऐसा नहीं कर देना पूर्ण से करुणा, उल्टा नहीं होगा, सीधी बातें हैं। करुणा से पूर्ण, तो तुरंत आप जान लीजिए वो कौन सा है समास, तत्पुरुष समास है। जैसे शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त का अर्थ क्या है, शोक से ग्रस्त। अब ग्रस्त से शोक तो होगा नहीं, अर्थात जो सीधा बेटा लोग जाए और समास विग्रह करे उसे हम कौन सी समास कहेंगे, तत्पुरुष समास। एक शब्द सिर्फ याद कर लो, सीधा हो और उसमें ये सब शब्द ना जुड़े हों, या कुछ और जो शब्द है अभी बताऊंगा वो न जुड़े हों, तो आप जान लीजिए वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन होता है। क्या होता है बेटा लोग, परीक्षा के लिए भवन, अर्थात आपका क्या हो गया, परीक्षा भवन। ठीक है ना, आपको मालूम है भवन परीक्षा स्थल होता है, वो परीक्षा के लिए ही होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण, अब ये तो आप याद कर लेंगे तो के लिए आ गया, तो के लिए कौन सा होता है उसको आप याद कर लेंगे तो आपका अपने आप कार्य हो जाएगा, जो आपको वो भी पढ़ा के इसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपका मेन टॉपिक है कैसे पहचानूं तत्पुरुष समास को। अगला देखिए आपका, जैसे धनहीन, अब धनहीन, धन से हीन, धनहीन का मतलब ही होता है धन से हीन। अब देखिए सीधा सीधा जा रहा है, हीन से धन कह सकते हैं क्या, हीन है जो धन से, ऐसा कह सकते हैं क्या, ये कोई शब्द नहीं होता, अर्थात सीधा सीधा गया, धन से हीन। अर्थात यहाँ पे आप जान रहे हैं अपादान कारक होगा, अर्थात धन से विमुक्त हो गया है, ऐसे कारक, अर्थात वो तो अपादान, तब तत्पुरुष कारक वहां पे लिख दिया, तत्पुरुष को लिख दिया जाएगा। तत्पुरुष समास कारक आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा, पहले ही बताया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे यज्ञशाला,
यज्ञशाला अर्थात यज्ञ के लिए शाला, अर्थात जैसे गौशाला, अब गाय के लिए शाला। इस तरीके से आपके लिए जो भी है वो आपका, लेकिन शिवालय नहीं है। शिवालय वहां पे मत करिएगा, शिवालय नहीं है यहाँ। और देखिए जैसे आपका है हथकड़ी। हथकड़ी का मतलब क्या होता है बेटा लोग? हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी। अब हथकड़ी, हथकड़ी माने हाथ के लिए कड़ी। देखो सीधा जा रहा है, सब के सब सीधे जा रहे हैं। बच्चे सिर्फ तत्पुरुष समास पहचानने में प्रॉब्लम होती है उनको। प्रत्येक लोग सोचते हैं कैसे तत्पुरुष समास माने पहचाने, तो जो सीधा जाए लेकिन उसमें ये सब शब्द ना हो, आ प्रति, यथा, यावत, अनु, प्रति, आ, ये सब शब्द बेटा लोग नहीं है। तो आप जान लीजिए सीधा गया तो क्या है? तत्पुरुष समास। इसके अलावा और क्या नहीं है? कर्मधारय। कर्मधारय में दो चीजें होता है, एक विशेष और एक विशेष्य। विशेष्य अर्थात विशेष्य और विशेषण। एक मिनट, विशेषण और विशेष्य अर्थात विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नीला आकाश, नीला गगन, अर्थात नीला गगन का मतलब क्या हुआ बेटा लोग? नीला गगन का अर्थ ही हो रहा है कि नीला है जो गगन। यहाँ पे गगन की विशेषता बता रहा है नीला। अब सीधा भी चला जाए लेकिन अगर विशेषता बता रहा है तो विशेषता में भी तत्पुरुष नहीं है। यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है लेकिन वहां पे आपकी विशेषता बता रहा है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? जहां विशेषण की बात आए वहां पे आपका कर्मधारय हो जाएगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर्मधारय में यदि आप लोगों को आता हो क्या बोला जाता है वो अलंकार, तो अलंकार में दो अलंकार को आप जानिए, एक रूपक और एक यमक अलंकार। रूप नहीं, एक रूपक अलंकार है, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा विस्मृत है। रूपक अलंकार अर्थात चरण रूपी कमल, या जिसमें सादृश्यता दिखाई पड़ता है, सा आदि आता है, उसको अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार अभी अभी दिमाग में आया बच्चा लोग, जिसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की एक खुशबू आए। खुशबू मतलब समझते हो ना? अलंकार आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ाऊंगा। रास्ते चलते अलंकार और रस आप जानते रहेंगे कहाँ कौन सा अलंकार है कौन सा रस है। यहाँ पे जहाँ रूपक अलंकार और उपमा अलंकार आए वहां पे आप जान लीजिए निश्चित ही विशेषता बता रहा है। और विशेषता बता रहा है तो नियर अबाउट लगभग 90.99 वो आपका क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर और जैसे अधमरा, अधमरा अर्थात आधा है मरा जो, अर्थात आधा है मरा जो। इसी प्रकार से आपका तत्पुरुष समास अब कर्मधारय हो गया। अब आपको ले चलते हैं द्विग समास। द्विग समास का मतलब बेटा लोग होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब जहां संख्या हो। जैसे आपका बहुत सारे समास हैं, जस्ट मिनट। जैसे नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्रि का मतलब क्या होता है? नौ रातों का समाहार। अर्थात जैसे चौराहा, चौराहा में क्या है बेटा? चार राहों का समाहार। अर्थात जहां आपका अंक का गणना हो। अंक का मतलब 9, चौराहा। इसी तरीके का और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समाहार। इसी तरीके के आपका क्या है बेटा? जैसे तिरंगा, इस समय तिरंगा, अभी तिरंगा आप जानते हैं इस समय घर घर तिरंगा फहर रहा है। हमारे घर में भी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर तिरंगा ये हमारा जो है हीरक जयंती मनाया जा रहा है और उसी में अमृत महोत्सव का एक रूप धारण करके और भारत सरकार ने कहा है कि घर घर तिरंगा फहराएं। और वास्तव में फहराना भी चाहिए क्योंकि आज के दिन में जो 15 अगस्त का दिन है हमारे लिए वह दिन है जो वास्तव में जिसमें बहुत सारे बलिदानियों ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर कर हम लोगों को क्या दिलाया? स्वतंत्रता दिलाया, जिसके कारण आज हम ये वीडियो भी बना पा रहे हैं और आप वीडियो देख भी पा रहे हैं और स्वतंत्र होकर जी भी पा रहे हैं। फिलहाल इस पर बाद में बात किया जाएगा। अभी आप आते हैं कम टू पॉइंट। ये आपका हुआ द्विग समास,
द्विग समास, नवरात्रि, चौराहा, पंचमढ़ी, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, इस तरीके के आपके बहुत है। सप्त सिंधु अर्थात 7 सिंधुओं का समाहार, इसी तरीके से दोपहर, 2 पहरों का समाहार। जहां अंक आ जाए वहां पे क्या होता है बेटा लोग, वहां पे प्रायः आपका द्विग समास कहा जाता है। अब आपको लेके चल रहे हैं इधर, यहाँ आपका आ रहा है क्या, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। अब जैसे दिन रात, माता पिता, सुबह शाम, बात समझ में आ रहा है बेटा लोग। इस तरीके से सुख दुख, गुण अवगुण, ये सब अपने आप में क्या है, प्रधान पद है। गुण भी अपना प्रधान पद है, अवगुण भी है, सुख भी है, दुख भी है, सुबह भी है, शाम भी है, दिन भी है, रात भी है। अर्थात जहां दोनों पद प्रधान हो वहां पे हम कौन सा समास कहते हैं बेटा लोग, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे आता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास का मतलब है तीसरा पद। बहुब्रीहि के लिए भी आपको एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आपका दिया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, क्या दिया है, लंबोदर। अब यहाँ ऐसे शब्द जिसका एक अर्थ होता है, एक अलग अर्थ। अब लंबोदर कहा जाएगा तो लंबोदर कौन है, लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है, अर्थात गणेश भगवान का। अर्थात यहाँ पे लंबोदर कहते ही बोलो लंबोदर महाराज की जय, जैसे ही बोलते हैं हम लोग जान जाते हैं गणेश भगवान की जय बोला जा रहा है। इसी तरीके से आपका दशानन, दस है आनन जिसका, अर्थात जिसके पास 10 सिर था। अब आप जानते हैं किसके पास 10 सिर था, आप जानते हैं रावण था जो 10 सिर वाला था। इसलिए जैसे ही हम दशानन कहते हैं, दशानन हट जाता है, वहां रावण प्रकट हो जाता है। रावण कहां से आ रहा है, ये अलग से आ रहा है। यहाँ कोई पद प्रधान इसमें नहीं है, बल्कि इसमें प्रधान है गणेश जो यहाँ नहीं है, इसमें प्रधान है रावण जो यहाँ नहीं है। तीसरा पद है जो कहीं से आके प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट हो जाता है तो वो तीसरा पद कहलाता है। इसी तरीके से आपका जैसे पंकज, अब पंकज का मतलब आप जानते हैं पंख में जन्म लेने वाला। अब पंख में कौन, समझ गए, पंकज जो पंख माने कीचड़, कीचड़ में जन्म ले। अब कौन जन्म लेता है, आप जानते हैं हमारा सुंदर सा कमल का फूल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, ये कहाँ जन्म लेता है, ये आपका जन्म लेता है कहाँ बेटा लोग, कीचड़ में। पंकज कहते हैं तो हमें तुरंत कमल का फूल नजर आने लगता है। अर्थात तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद आपको क्या होता है, प्रधान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर और देखिए आप लोग, जैसे बेटा लोग पीतांबर, अर्थात पीतांबर का अर्थ है पीत माने आप पीतांबर, पीतांबर। अब पीतांबर का मतलब है जो पीतांबर है कहाँ, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में पीले रंग का वस्त्र बांध कर चलते थे। अर्थात पीतांबर का मतलब ही होता है कि सीधा सीधा कौन आ गया, भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पे जन्म होता है। अब आपका एक होता है निशाचर, निशाचर माने निशा में चलने वाला, निशा मतलब रात्रि में चलने वाला। रात्रि में जो चलता है वो कौन है, रात्रि में चलने वाले को क्या कहते हैं बेटा लोग, रात्रि में चलने वाले को ओ राक्षस कहते हैं। रात्रि में चलने वाले को क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं। इसी तरीके से चौलड़ी, देखिए चौलड़ी, 4 लड़ियों का समूह, अर्थात बेटा लोग माला है ये। अब यहीं पे विस्मृत होते हैं ये चौलड़ी है। अब बोलिए भैया जब चौलड़ी है तो क्यों न द्विग समास हो जाएगा, तो आप जानिए जब द्विग समास होगा संख्या वाला तो वहां पे यही सब अपवाद हैं, जिसका एक वीडियो स्पेशली बनाएंगे आपको, और उसमें आपके सारे अपवाद को क्लियर कर देंगे कि आपका अपवाद क्या क्या है। लेकिन मोटा मोटा आप ये जानिए 99% ऐसे ही क्वेश्चन आता है जहां से आपको आसानी से आपका कार्य हो जाए। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अब हम पूछ रहे हैं, जैसे अपना पराया, क्या है अपना पराया, आपका कौन सा समास है, अपना पराया आपका समास है कौन सा बेटा लोग, द्वंद्व समास। क्योंकि दोनों समास आपका क्या है, प्रधान है।
इस प्रकार से यदि आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो बेटा लोग समाज को अच्छे तैयार कर लीजिए और समाज को आप क्या करिए, तैयार करके लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।